शोना, शोभा, रक्षाल। 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक। बैक क्यों? क्या अभी बैक शुरू ही नहीं हुआ तो बैक कहां जाएंगे? शुरू तो होने दो। अभी तो एक भी लाइन नहीं शुरू किया। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है और इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं, जैसे वायु पुराण में इसे कहा गया है मद्रसार। जैन साहित्य में इसका नाम मिलता है सिंहसेन। इसके माथे पर बिंदु था, इसलिए इसका नाम पड़ गया बिंदुसार, ड्यू टू दिस बिंदु। ये सिजेरियन ऑपरेशन से पैदा हुआ था। यूनानी इसे कहते हैं अमित्र। हो सकता है यूनानियों से दोस्ती नहीं किया हो। परिशिष्ट पर्वन में लिखा है इसकी मां का नाम था दुर्घरा। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का भी प्रधानमंत्री था और बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत ही व्यापक साम्राज्य की स्थापना की थी अपने मरने के पहले, और ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यापक साम्राज्य को संभाल नहीं पाया। मालवा और उज्जैन, ये इलाका बिंदुसार के टाइम में अशोक, यहाँ का कुमारपाल है। ये इलाका तक्षशिला का अपने विद्रोह के लिए जाना जाता था, और अशोक, ऐसा उल्लेख मिलता है कि अशोक को भेजा गया था तक्षशिला के विद्रोह के दमन के लिए। इसके विदेशी संबंध भी बड़े थे बिंदुसार के, जैसे सीरिया से इसके संबंध थे। हो सकता है शैलुकस के माध्यम से बने हो, क्योंकि शैलुकस सीरिया से ही भारत आया था। सीरिया का शासक है एंटियोकस फर्स्ट। तो जिस तरह से शैलुकस का राजदूत मेगस्थनीज आया था दरबार में, इसी तरह से सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत आया था बिंदुसार के दरबार में। उसका नाम था डायमेकस। बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीजें मंगाई थी: अंगूर से बनी हुई शराब, अंजीर, और सीरिया में पाया जाने वाला दार्शनिक। शराब और अंजीर तो भिजवा दिया, लेकिन दार्शनिक के लिए मना कर दिया एंटियोकस ने कि हम दार्शनिकों का बहुत सम्मान करते हैं, उनको आदेश नहीं दे सकते। इसी तरह से मिस्र के राजा से भी संबंध थे। सीरिया और मिस्र दोनों पड़ोसी हैं, अगल बगल। इसमें मान लो अगर ये सीरिया है तो इसके बगल में मिस्र है। मिस्र का राजा था टॉलमी। टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस पूरा नाम था। इसने भी अपना एक राजदूत भेजा बिंदुसार के पास, उसका नाम था डायमेसस। डायमेसस। तो चंद्रगुप्त मौर्य जहां पे जैन धर्म का अनुयायी था, वहीं पे बिंदुसार के बारे में पता चलता है कि ये आजीवक धर्म को मानने वाला था, और इसके धर्मगुरु थे आजीवक संप्रदाय के एक संत थे पिंगल वत्स। क्योंकि इसकी माँ जो दुर्घरा थी, ये भी आजीवक थी, और बिंदुसार की एक पत्नी थी जो अशोक की माँ थी, सुभद्रंगी। ये भी आजीवक थी, जबकि सुभद्रांगी के गुरु थे जनसान।
लेकिन महावंश कोई और कहानी कहता है। महावंश कहता है कि ये ब्राह्मण था, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, और 60,000 ब्राह्मण इसके दरबार में संरक्षण पाते थे। थेरवाद भी कहती है कि ब्राह्मण था। लेकिन बिंदुसार का राज्य जिसलिए जाना जाता है वो पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध, व्यापारिक बुद्धि का था। लेकिन तक्षशिला यहाँ पे है, 2 विद्रोह हुए इसके शासनकाल में। एक बार सुशील को भेजा गया जो इसका बड़ा बेटा है, दूसरी बार अशोक को भेजा गया। अशोक ने दबा दिया। अशोक अवंती यानी उज्जैनी का राजा था, ऐसा लिखा हुआ है दिव्य अवदान में। इतना बड़ा साम्राज्य था तो इसके मंत्री भी बहुत ज्यादा थे, 500 मंत्री थे इसके मंत्रिपरिषद में, और इसका प्रधान था खल्लाटक। 25 सालों तक इन्होंने राज्य किया। 273 ईस्वी में इनकी मौत हुई। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चलती है भविष्य पुराण में। भविष्य पुराण में लिखा है कि बिंदुसार सेल्यूकस की बेटी हेलेना का बेटा था। हेलेन का नाम तो जानते हो ना। और चंद्रगुप्त की एक पत्नी थी, उसका नाम था नंदिनी। तो नंदिनी हेलन की सौत थी, तो हेलन नंदिनी से घृणा करती थी। और चंद्रगुप्त की एक और पत्नी थी दुर्धरा, जो बिंदुसार की मां थी, इससे भी घृणा करती थी। तो इसने कहा क्या किया कि एक नाग कन्या भेजा और दुर्धरा को जहर दे दिया। लेकिन चाणक्य और नंदिनी की सूझबूझ से दुर्धरा गर्भवती थी और वो दुर्धरा तो मर गई, लेकिन इसके बेटे को सिजेरियन ऑपरेशन करके निकाला गया और इसका नाम रखा गया बिंदुसार। क्यों? क्योंकि जब ये पैदा हुआ तो इसके विष के प्रभाव से इसके मस्तक पर एक व्हाइट बिंदु बना हुआ था। तो ये कहानी किसमें लिखी हुई है? भविष्य पुराण में। चीनी इनको कहते हैं बिंदुपाल। पतंजलि के महाभाष्य में लिखता है अमित्र घात। इसके बाद एपिसोड शुरू होता है तक्षशिला विद्रोह इसके जीवन काल की एक प्रमुख घटना थी। यह तक्षशिला तो दिव्यावधान में लिखा है कि बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुशील को उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला का और अपने दूसरे बेटे अशोक को मध्य प्रांत की राजधानी उज्जैनी का राज्यपाल बनाया। तो सुशील तक्षशिला की जनता को बड़ा ही तंग करता था, शोषण करता था, तो वहां की जनता ने बगावत कर दी। विद्रोह को शांत नहीं कर पाया तो अशोक को भेजा गया तक्षशिला। तो वहां के निवासियों ने अशोक से निवेदन किया कि न तो हम कुमार के खिलाफ हैं, न ही राजा बिंदुसार के, परंतु दुष्ट अमात्य हमारा शोषण करते हैं। अशोक ने उदारता का परिचय दिया, शांति व्यवस्था कायम की और तिब्बती राइटर है तारानाथ। तारानाथ के अनुसार इसके बाद अशोक ने कश्मीर में एक राज्य है उसका नाम लिखा है इन्होंने खश, और नेपाल
यहाँ भी विद्रोह फैला, इस विद्रोह का भी दमन किया अशोक ने। जब बिंदुसार का अंतिम समय चल रहा था, बूढ़ा था, तो तक्षशिला में दूसरी बार विद्रोह हुआ, लेकिन ये जनता ने नहीं विद्रोह किया। यहाँ राज दरबार का षड्यंत्र था ये। और इस बार विद्रोह को दबाने के लिए सुशील को भेजा गया। तो इस तरह से तक्षशिला के विद्रोह को दबा करके अशोक ने अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया। एक और इंपॉर्टेंट स्रोत है परिशिष्ट पर्वन। हो सकता है उत्तराखंड में हो, लेकिन कश्मीर, उसमें उत्तराखंड तो था नहीं, कश्मीर का इलाका, पहाड़ी इलाका, उसको कश्मीरी मानते होंगे। परिशिष्ट पर्वन से एक दूसरी जानकारी मिलती है कि एक व्यक्ति है सुबंधु, ये बिंदुसार के दरबार का था मंत्री, लेकिन ये द्वेष रखता था चाणक्य से। चाणक्य को इस बात का गहरा दुख था और ये राज्य कार्य छोड़ करके वन में तपस्या करने चला गया। और बाद में सुबंधु जंगल गया और चाणक्य से क्षमा मांगी इसने, और चाणक्य वापस लौटा। अशोक का सातवां स्तंभ लेख है। अशोक अपने सातवें स्तंभ लेख में कहता है कि मेरे पूर्व के राजाओं ने भी धम्म द्वारा मनुष्यों का उत्कर्ष करने की चेष्टा की थी। तो अशोक के जो पूर्व राजा हैं वो है बिंदुसार, वो बिंदुसार की बात करता है, बिंदुसार की तरफ संकेत करता है। अभी मैंने नाम लिया पिंगल वत्स का। पिंगल वत्स किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक। पिंगल वत्स ने ही अशोक को, नहीं अशोक के समय नहीं था, अशोक को सम्राट बनने की भविष्यवाणी की थी इसने, पिंगल वत्स ने। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में बिंदुसार को धृष्ट, प्रगल्भ और प्रियवादी कहा गया है। धृष्ट का मतलब होता है साहसी, प्रगल्भ का मतलब होता है वाक निपुण, और प्रियवादी का मतलब होता है अच्छा बोलने वाला। तो ये बिंदुसार के, एक और बिंदुसार के बारे में मिलता है कि मरते समय बिंदुसार ने कहा था कि सुशील को गद्दी देना, लेकिन इसके मंत्री परिषद ने कहा कि नहीं, गद्दी के योग्य तो अशोक है। और मंत्रियों के हेड थे राधा गुप्त। राधा गुप्त तो खुल करके अशोक के पक्ष में आ गए, और अशोक जब सम्राट बना तो इन्हीं राधा गुप्त को अपना प्रधानमंत्री भी बनाया। दिव्यावदान में अशोक के दो भाइयों का उल्लेख मिलता है, एक सुशील, दूसरा तिष्य। हेलो डॉक्टर। सुशील को कहीं कहीं सुमन नाम से भी संबोधित किया गया है। सुशील सबसे बड़ा था, तिष्य सबसे छोटा था। अशोक ने सभी भाइयों को मार डाला, लेकिन तिष्य को नहीं मारा, क्योंकि तिष्य अशोक का सगा भाई था। तिष्य के कई नाम मिलते हैं, वीताशोक, विगताशोक, सुदत्त, सुगत्र। अशोक मूवी किसी ने देखी होगी तो उसमें सुगत्र का नाम आता है, शाहरुख खान वाले। जो 99 भाइयों की हत्या की बात की गई वो कल्पना है, क्योंकि अशोक ने अपने 5वें शिलालेख में अपने सभी जीवित भाइयों का उल्लेख किया, परिवार का भी उल्लेख किया। शायद अशोक के भयंकरता को दिखाने के लिए बौद्धों ने ये 99 वाला कॉन्सेप्ट निकाला था कि वो कितना क्रूर था और बौद्ध धर्म कितना प्रभावी है, जिसने उसको पूरी तरह से संत बना दिया। तो इससे बौद्ध धर्म की महानता प्रकट होती है। इस प्रकार से ऐसे कुछ कहानी बनी होगी। सुशील को मारा था, तिष्य को नहीं मारा। दिव्यावदान में ही अशोक की माता का नाम मिलता है सुभद्रांगी। बेसिकली ये चंपा के एक ब्राह्मण की बेटी थी। अशोक उज्जैनी का ही राज्यपाल था।
और उज्जैनी में विदिशा में इसका फार्म हाउस था। छुट्टी मनाने विदिशा चला जाता था। छुट्टी मनाने के चक्कर में एक महिला को देखा, महादेवी को, और इसने इसका दिल चुरा लिया। अशोक ने फटाफट शादी कर ली और तत्काल प्रभाव से 2 बच्चे पैदा किए, महेंद्र और संघमित्रा। दिव्यावदान में ही उसकी एक पत्नी का नाम मिलता है, तिष्यरक्षिता। और ये कहा गया है कि तिष्यरक्षिता इतनी सुंदर थी कि कोई उसे देखता था तो मंत्रमुग्ध हो जाता था। तिष्यरक्षिता जब अशोक बौद्ध धर्म के लिए अनुरक्त हो गया और बौद्ध धर्म भाग भाग के बोधि वृक्ष के पास जाता, पूजा करता, तो तिष्यरक्षिता ने आदेश दिया कि अपने मतलब राइट दिया कुछ अपने सिपाहियों को कि इस बोधि वृक्ष को कटवा डालो, हानि पहुंचाएगी। तो प्रतीत होता है कि महादेवी से प्रोडक्शन करने के बाद और तिष्यरक्षिता के दुर्गुणों के कारण अशोक अपनी इन दोनों पत्नियों से विरक्त हो गया था, क्योंकि उसके अभिलेख में केवल उसकी एक पत्नी का नाम मिलता है, कारुवाकी, और कारुवाकी का बेटा था तीवर। ये तीसरी पत्नी थी। लेकिन एक चौथी भी पत्नी थी जिसको अशोक ने पटरानी बनाया। उसका नाम था असंधिमित्रा। ये कहती थी कि मैं बहुत दूर तक आपके साथ नहीं जाऊंगी, और इसकी मृत्यु इसके जीवन काल में ही हो गई अशोक के। तो फिर पटरानी बनाना पड़ा तिष्यरक्षिता को, वो ज्यादा सुंदर थी। अशोक की एक और पत्नी मिलती है, पद्मावती। पत्थर पे धर्म का उपदेश लिख लिख के टांग दिए थे पूरे देश में, लेकिन शादी करना नहीं छोड़े। इनके पुत्र का नाम मिलता है कुणाल। इनकी एक बेटी का भी नाम मिलता है, चारुमती, जो जब अशोक लुम्बिनी की यात्रा में थे जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, तो चारुमती इनके साथ कंपनी दे रही थी। फायान कहता है कि अशोक ने 500 स्त्रियों को जिंदा जलवा दिया था, क्योंकि उन्होंने अशोक को कह दिया था कि तुम हैंडसम नहीं हो, तो 500 औरतों को जिंदा जलवा दिया। इसलिए इसका नाम पड़ गया चंड अशोक। कल्हड़ अशोक को कहता है कि यह भगवान शंकर का भक्त था। और इसके कारनामों के बड़े बड़े उदाहरण मिलते हैं। जैसे एक ये मिलता है कि अशोक ने अपने मंत्री राधागुप्त के कहने पर पाटलिपुत्र में एक यातना गृह बनवाया था, जैसे हिटलर ने बनवाया था कंसंट्रेशन कैंप, और उसका नाम रखा था नरक द्वार। फेनसांग दावा करता है कि जब वो आया था तब उसने इस कंसंट्रेशन कैंप को देखा था जहां पे अशोक लोगों को मरवाता था। तो फेनसांग कहता है कि ये पाटलिपुत्र में तो था ही, उज्जैनी में भी था। फायान कहता है कि अशोक ने खुद अपने डायरेक्शन में इन यातना गृहों को बनवाया था, और वहां यातना देने की विधियों की इसने इजाद की थी। देखो जी बबीता, कोई व्यक्ति, कोई एक अच्छा इंसान है, वो भीतर से अच्छा इंसान है, तो ये चेहरे की खूबसूरती और कुरूपता ज्यादा देर तक मायने नहीं रखती, चेहरा भूल जाता है। और कोई अगर बड़ा सुंदर है लेकिन अंदर से बुरा कुटिल है, तो उसकी खूबसूरती और भी गंदी लगती है। इसलिए मैटर करता है कि आप क्या हो, मैटर ये नहीं करता कि आप क्या दिखते हो। आप दूसरों को इज्जत देते हो, विनम्र हो, अच्छे हो, षड्यंत्रकारी नहीं हो, दूसरों का भला चाहते हो,
ये आपके व्यक्तित्व में दिखाई देता है और लोग इसको भांप लेते हैं। इसके लिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है कि यूजीसी आपको प्रमाण पत्र देगा कि यू आर गुड पर्सन। नो, अननोइंगली पीपल कैन ऑब्जर्व दीज थिंग्स। मेरे साथ दिन में 50 लोग मिलते जुलते हैं, उन 50 लोगों में कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में उनके लिए एक छवि बना हुआ है कि वो क्या है। मैं बनाना नहीं चाहता था, मैंने कभी कॉन्शियसली विचार भी नहीं किया कि कौन व्यक्ति क्या है, लेकिन मेरे अंदर उनका ऑटोमेटिक नेचुरल कैटेगराइजेशन है। ऐसे सबके मन में होता है। इसको छठी इंद्री कहते हैं, सिक्स सेंस, जो हमारे हाथ में नहीं है, वो परमात्मा के हाथ में। तो जिंदगी में ज्यादा जरूरी है बेहतर इंसान बनना, बजाय इसके कि सफल बनना, अमीर बनना, मेडल लेना, सर्टिफिकेट लेना, नोबेल प्राइज लेना, प्रधानमंत्री बन जाना। एक अच्छा इंसान अगर असफल भी है तो भी ज्यादा कुछ नहीं खोता, और एक बुरा इंसान नोबेल प्राइज भी पा गया तो उसका सब व्यर्थ है। तो इसमें कोई दम नहीं है कि ये कुरूप था, सुंदर था। कुरूपता सुंदरता के कई पहलू होते हैं, गहराइयां होती हैं। सुपरफिशियली चेहरा अनुपात में हो, पूरा चिट्टा हो मेरी तरह से, तो उसको सुंदर नहीं कह देंगे। नहीं, लोगों को पहचानने में गलती कर देते हैं, ये बात तब सही है जब हम लोगों से अपेक्षा रखते हैं। आप अपेक्षा मत रखिए किसी से भी, कोई भी हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, बेटे हो, भाई हो, बहन हो, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। जो आपके हाथ में है करिए, सम्यक दृष्टि रखिए। यहाँ कोई किसी की कामना पूर्ति के लिए नहीं आया, यहाँ सब लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं। ये संजोग है कि चौराहे पे 4 लोग मिल गए हैं, हाल चाल पूछ लिया है। भरोसा क्यों करना, आप सक्षम हो, आप अपना काम करो, मेहनत करो, ईमानदारी करो। और भरोसा करना है तो राम पे करो ना, भगवान पे करो। इंसान पे क्या भरोसा करना जो जो खुद ही मर धर्मा है। जो आपके ईश्वर हैं, इष्ट देव हैं, उनको मानिए, उनसे बात कीजिए, उन पे भरोसा कीजिए कि भाई देखो मेरी इज्जत का सवाल है यार। मैं अपने भगवान से कहता हूँ कि देख लो भाई, मेरी इज्जत बचाना है तुमको, इंसानों से नहीं कहता। कम टू द पॉइंट। कहाँ कहाँ की बातें शुरू कर देते तुम। तो एक संत का नाम मिलता है, उनका नाम था बाल पंडित, और इनका इनका एक और नाम मिलता है समुद्र। नहीं, रिलेशन में एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन होगी तो आप उनका शोषण करोगे, या आपसे कोई उम्मीद करता है तो आप, रिलेशन में शेयरिंग होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ योर जॉय, योर लाइट्स, योर लव। ये थोड़े ऊंचे तल की बात है। पहले तो हमको इस लायक बनना है कि हमारे पास उतना जॉय हो कि हम शेयर कर सकें, उतना प्रेम हो कि हम शेयर कर सकें, तब रिलेशनशिप बनाओ। भिखारी नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, वो रिलेशनशिप बनाता है तो किससे कितना हड़प लें, किससे कितना ले लें। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ हेल्प, इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ किसी को कुछ भी देने के लिए तो अपनी तारीफ ही करवा लें कि मैंने ये शेर मारे थे, वो तीतर मारे थे, तो कहेगा वेरी गुड वेरी गुड। ये भी हम शोषण कर रहे हैं। संबंध बनाने के योग्य बनना पड़ता है। खैर, बाल पंडित ने अशोक को समझाया कि यात्रा मत करो, और इनके प्रभाव में यात्रागिरी को बंद करवा दिया गया। अंत में बौद्ध के प्रभाव से धर्माशोक बन गया। इसने महादेवी को अपनी पटरानी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि महादेवी एक बनिया की बेटी थी, राजकुल से संबंधित नहीं थी। अशोक की दूसरी पत्नी अशंधि मित्रा इसकी पटरानी बनी रही जब तक जिंदा रही। फिर तीसरी पत्नी तिष्यरक्षिता बनी, ये बौद्ध धर्म को नहीं मानती थी। पद्मावती के बारे में बता रहा था। पद्मावती कुड़ाल की मां थी, और
कुणाल का एक नाम मिलता है धर्म विवर्धन। तो कुणाल की आंखें बड़ी सुंदर थी। तो दिव्यावतार में एक कहानी मिलती है कि तिष्यरक्षिता कुणाल के प्रेम में पड़ गई थी और उसने कुणाल से प्रपोज भी किया कुणाल को। कुणाल ने कहा कि आप तो मेरी माता हैं, सौतेली ही सही। तो तिष्यरक्षिता चिढ़ गई और उसने आदेश दिया कि कुणाल को ले जाओ और इसकी आंखें निकाल लो, क्योंकि वो पटरानी थी और राजकीय मोहर उसके पास रहता था। तो उसने वो मोहर लगा करके अपने सेनापति को आदेश दिया कि राजा ने कहा है कि कुणाल को अंधा कर दो। पहले तो कहा कुणाल को मार डालो, लेकिन उन्होंने कुणाल को मारा नहीं, बस अंधा करके छोड़ दिया, क्योंकि उनको डाउट हुआ कि राजा ऐसा आदेश क्यों देंगे। और बाद में जब अशोक को पता चला कि ऐसा किया है, तो उसने तिष्यरक्षिता को कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं कहा। अपने आदमी को भेजा कि किसी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे जाओ और 10 लीटर पेट्रोल लाओ। और उसने पेट्रोल छिड़का और उसको जिंदा जला दिया। तिष्यरक्षिता को। इसकी बेटी चारुमती की शादी हुई थी नेपाली आदमी से। नेपाल का एक आदमी था देवपाल। तो देवपाल जिस शहर में रहता था वहां पे एक शहर और दूसरा शहर बसाया, देवपत्तन। और चारुमती और देवपाल सुखी सुखी रहने लगे देवपत्तन में। इस तरह से हम देखते हैं कि अशोक की 5 पत्नियां, 4 बेटे, 2 बेटियों की जानकारी थी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब अशोक गद्दी पे बैठा ही है, तो कलिंग की चर्चा ना की जाए तो जीवन व्यर्थ है। कलिंग के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न कयास, विभिन्न थ्योरीज मिलती हैं। कलिंग की कहानी शुरू होती है नंदवन से, जब महापद्मानंद ने नंद साम्राज्य की स्थापना की थी। तो कलिंग को सबसे पहले मगध साम्राज्य में मिलाया महापद्मानंद ने। इसका नाम महापद्मानंद इसलिए पड़ा कि इसका इतना पैसा था इसके पास, पदम पदम रुपए थे, मतलब ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, शंख 10 शंख महाशंख। महाशंख के बाद शुरू होता है पदम, फिर अंतिम है महापदम। तो महापदम के बाद कोई संख्या नहीं है। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, मेरा प्रश्न ये था कि मैं उड़ीसा से हूँ, तो हमारे कॉलेज में एक सब्जेक्ट है कि हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा। हाँ। तो वहाँ पे जब अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में दिया गया है, तो उस समय उसमें क्या दिया गया है कि कलिंग में उस समय कोई रूलर ही नहीं था, मतलब पर्टिकुलर कोई रूलर का नाम ही नहीं है, ना ही कोई डायनेस्टी का। बस ये था कि कलिंग के लोग बहुत ही शक्तिशाली थे और वो लोग क्या ट्रेड और कॉमर्स में माहिर थे। और एक ही रीजन दिया गया कलिंग के और कारुबाकी के युद्ध में कि कारुबाकी को देखकर अशोक इतना मदमस्त हो गया था कि कारुबाकी के लिए उसने कलिंग का युद्ध लड़ा। तो ये कहाँ तक सही है सर? ये पूरी तरह से गलत है। कहाँ लिखा हुआ है ये सर हरिहर पंडा की एक बुक है, उसमें लिखा गया है, हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा। पंडा जी ने गलत लिख दिया। कारुबाकी को देख के मदमस्त होने वाले लोगों में अशोक नहीं था। अशोक कभी मदमस्त हुआ ही नहीं थी जिंदगी में। सर तो एक कारुबाकी के लिए इतना बड़ा युद्ध फिर अशोक लड़ेगा, फिर उसको ये रियलाइज होगा कि जो मैंने किया ये बहुत गलत किया, तो ये हमें कुछ सही नहीं लगा। तो उसके हिसाब से कोई रिलेवेंट भी नहीं था। चलो यही ठीक है, मान लिया जाए इसको। नहीं, पंडा जी गलत गलत बात बता रहे हैं अपनी किताबों में, बोले वाले नाटकों को बेवकूफ बना रहे हैं। जी जी सर, बिल्कुल। ये चिट्ठी लिखोगे, किताब का मत लिया करो, बिला हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि अभी मैं बता रहा हूँ कलिंग पे कारण क्या था। अभी तो मैंने शुरू किया महापद्मानंद से इतिहास को समझ। जी सर, बिल्कुल। अभी मूल मुद्दा आप समझ में आ जाएगा। जी सर। ठीक है ना। कारुबाकी का जो प्रकरण है, यही स्टोरी अशोका फिल्म में भी दिखाई गई है। कारुबाकी कलिंग की है और वहाँ पे वहाँ का राजा छोटे राजकुमार को मारना चाहता है, जो शाहरुख खान ने जिसमें एक्टिंग किया है। तो जी यही सारा कुछ उसमें भी दिखाया गया है। लेकिन ये सब काल्पनिक कथाओं पे आधारित है। हम जब तक प्राइमरी सोर्स से इसकी पुष्टि नहीं कर लेते, तब तक हम उसको ऐतिहासिक तथ्य नहीं मानेंगे। सर फर्स्ट रीजन बस यही दिया है कि कारुबाकी का जो है वो एक रीजन है, और दूसरा था ट्रेड एंड कॉमर्स। और उस टाइम में कौन राजा था, पर्टिकुलरली कौन सा डायनेस्टी का वहाँ पे प्रादुर्भाव था, ऐसा कुछ भी नहीं दिया उस बुक में। नंदराज का नाम मिलता है, लेकिन उस पर बहुत सारा डिबेट है। जी नंदराज
राजा था। लेकिन कुछ लोग जी कहते सर। हैं स्वराज वहाँ का नहीं था, आसाम में था। तो इस पे भी बड़ा डिबेट है। लेकिन दूसरी बात है कि ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ प्राइम रीजन, प्राइम कंसर्न। पहली बात ट्रेड एंड कॉमर्स इसलिए कि उड़ीसा आज भी और उसमें भी बंगाल और उड़ीसा, ताम्रलिप्ति और ये सारा कुछ पूरी ये सब कोस्टल एरियाज है ना, तो यहाँ से पूर्वी दक्षिण पूर्वी व्यापार बहुत होता था, आज भी होता है, जी सर। उस जी। जमाने में बहुत होता था। और चाइना जाने का ही एक मार्ग था, चाइना यहीं से घूम करके फिर थल मार्ग पकड़ लेते थे, फिर जाते थे, घूम करके जाते थे। तो व्यापार एक यहाँ का प्राइम कंसर्न है उड़ीसा का। और अशोक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्त्रियों के चक्कर में लड़ाई लड़ेगा। इवन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी आक्षेप लगाया जाता है पद्मावती को लेकर के, वो भी जी, जी सर। बेवकूफी वाली बात है। ये सर। राजा लोग प्यार करने वाले लोग नहीं, प्यार करने वाले लोग राजा नहीं बनते हैं। जो जी सर। महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है ना, वो प्यार के चक्कर में नहीं पड़ता, महिलाओं के चक्कर में नहीं पड़ता है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपने पद से मतलब है, पद के लिए वो हर चीज को तिलांजलि देता है। इमोशनल लोग तो राजपाट छोड़ देते हैं औरत के चक्कर जी। में। अब प्यार के चक्कर में हत्याएं नहीं की जाती, प्यार के चक्कर में जान दिया जाता है। कहीं सुना मजनू ने हत्या कर दी लैला के लिए, या सीरी ने फरहाद के लिए हत्या कर दी, या हीर ने रांझा के लिए हत्या कर दी। तो 6 साल का मेरा जो डाउट है आज आपके थ्रू वो क्लीन ही हो ही जाए। मैं सोच के पागल हो गई, एक लड़की के लिए इतने सारे कत्ल। नहीं, वो पांडा जी को पता ही नहीं है कि इश्क जो स्त्री को इतना चाहता है, उसके अंदर इतनी संवेदना है, तो उसके लिए हत्या नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर संवेदना है ना। जी, तो जी सर। बात यही है कि प्रकाश भी है और अंधकार भी है, दोनों थोड़ी ना हो जाएगा। या तो प्रकाश है तो अंधकार है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। प्रेम और हत्या ये दोनों एक साथ कैसे रह सकती है? जी सर। तो मनोवैज्ञानिक रूप से गलत है कि सर। नहीं? एक स्त्री के लिए सबको मार डालो, लाखों की हत्या करो, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कोई बात ही नहीं हुई। ये तो अमनोवैज्ञानिक बात है। ठीक है जी। जी, लेट मी गो अहेड। थैंक यू सर। ओके जेनिफर। हाँ, तो मैं कलिंग की बात करता। कलिंग महापद्मानंद ने इसको पहले अपने साम्राज्य में मिला लिया, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी कलिंग मौर्यों के अधीन ही रहा। लेकिन बिंदुसार के टाइम में कलिंग स्वतंत्र हो गया, और यही बात अशोक को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि अशोक की अवंती की सीमा कलिंग को स्पर्श करती थी। अब कलिंग व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी को ये स्पर्श करता है। कलिंग के एक तरफ से बैतरणी नदी बहती है, एक तरफ से इसके लांगुली नदी बहती है, इधर नीचे की तरफ गोदावरी घाटी है, और इधर महानदी है। तो ये सब उस जमाने में बहुत अच्छे ट्रेड रूट्स हुआ करते थे, जो उत्तरी भारत, मध्य भारत और थोड़ा सा दक्कन को सीधे समंदर तक जोड़ते थे जहाज के माध्यम से, और बम्पर ट्रेड होता था। तो इस मत के समर्थक 3 लोग हैं, 3 महापुरुष। एक है प्लिनी, दूसरे हैं बोगार्ड लेविन, और तीसरी है रोमिला थापर। ये कहती हैं कि इस कारण से कलिंग के ऊपर अटैक किया अशोक ने। वहीं कौटिल्य अलग बात करते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि कलिंग सूती वस्त्र और हाथी के लिए बहुत प्रसिद्ध था, आज भी है। और ये मेन कमोडिटी थी। हाथी तो सेना में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में घोड़े नहीं थे, घोड़े सिकंदर लेके आया था। तो भारत में जो हाथी का रोल था युद्ध में, वो प्राइम था। और सूती वस्त्र मुख्य वस्त्र है भारत का। तिब्बत के है तारानाथ, ये फिजूल की बातें करने के लिए प्रसिद्ध है। पता नहीं कौन इनको बौद्ध भिक्षु बना दिया था। इन्होंने 200 बातें अगर लिखी हैं, तो उसमें से 193 बातें झूठी, कपोल कल्पित। नाम इनका तारानाथ। तो ये दूर का तारा ही तोड़ के लाते हैं, धरती पे तो देखते हैं। तो ये कलिंग के आक्रमण का क्या बताते हैं कि वहां खास तरह के समुद्री लुटेरे हुआ करते थे। वो बेसिकली नागा जनजाति के थे, और समंदर में घुस करके बहुत सारा मणि और बहुत सारा मोती वो इकट्ठा करके बोरे में भर के रखे हुए थे। तो किसी ने अशोक को बताया कि आप तो फालतू के राजा बने हुए हो, आपके राज्य की तो समस्त संपदा बोरे में भर के नागा रखे हुए हैं। अशोक की नींद उड़ गई। तो इसी मणि मुक्ताओं को वापस लाने के लिए उसने अशोक ने अटैक किया। ये तारानाथ थे, जो कि पूरी तरह बकवास की बात थी। और अशोक राजा बनते ही नहीं अटैक कर दिया कलिंग पर, जैसे पांडा जी ने कहा ना, प्यार हो गया था उसको।
वो कौरवाकी के चक्कर में 8 साल बाद अटैक किया, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। और अशोक जैसे सम्राट से विवाह करने के लिए, जो कि भारत का एकमात्र सम्राट है, कोई उसके पैदल खड़ा नहीं है, कोई भी राजकुमारी लालायित रहती थी। तो 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अटैक करता है ये। और कलिंग की राजधानी उस जमाने में हुआ करती थी तोसली। तोसली का ही यूनानी नाम मिलता है पॉलिस। और कलिंग के पीछे ऊपर अटैक करने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मात्र कलिंग ही ऐसा एक राज्य था जो अविजित था। तो ये भी कोई बात है कि इतना प्राइम इंपॉर्टेंस है, ट्रेड एंड कॉमर्स का हब है, और एकमात्र राज्य है जो हमको मुंह चिढ़ाता बैठ के। लोग कहते भी थे अरे क्या जीते हैं, कलिंग को तो जीत नहीं पाए, बड़े चक्रवर्ती सम्राट बने फिरते हैं। और ये भी एक धारणा थी ना कि चक्रवर्ती सम्राट का मतलब है हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक सब कुछ जीत लिए वो। और लोग कहते थे कि अरे इनके जो ये कुछ नहीं, इनके जो दादाजी थे ना अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके सामने तो ये कुछ नहीं है ये। अरे उसके सामने तो पानी नहीं मांगेगा। चंद्रगुप्त मौर्य जब चलता था तो सूरज परमिशन लेता था कि उग जाएं, तो कहता था हाँ उग जाओ। चांद तारे ग्रह नक्षत्र, कलिंग फलिंग को समझता ही नहीं था। ये देखो इनके थाली के सामने रोटी की तरह पड़ा हुआ, खा पा नहीं रहे, कहे के चक्रवर्ती सम्राट। और जो 5 शादी कर देगा वो क्या करता है। इस तरह से बहुत सारी बातें भी थी ना, प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। तो ये कलिंग प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था। अब अशोक सारा कुछ करके भी अपने बाबा जी से ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पा रहा था। अब बात वही है कि अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन ने इतनी सुपरहिट फिल्में दी हैं, अभिषेक बच्चन कुछ भी कर ले, लोग कहते हैं अरे अमिताभ बच्चन के सामने तो कुछ नहीं है। तो यहाँ भी वही हाल था, अमिताभ बच्चन को प्रशंसा करनी पड़ती है, नहीं नहीं मेरा बेटा ने मुझको सुपरसीड कर दिया है, तो अपने बेटे को प्रमोट कर रहा फालतू। खैर, तो तिष्यरक्षिता को सौंप देना चाहिए था पांडा जी को। पांडा जी का इलाज तिष्यरक्षिता के पास था। तो मगध राज्य का विस्तार शुरू हुआ था अंग विजय से। शुरू में आपको याद होगा कि मगध ने सबसे पहले किसी राज्य को महाजनपद को अपने में मिलाया था, दैट वाज अंग। अंग से जो साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति शुरू हुई थी मगध की, वो कलिंग पे आके समाप्त हुई। कलिंग वाज नॉट फर्स्ट, कलिंग वाज लास्ट। 8वें मुख्य शिलालेख में अशोक कलिंग विजय के 4 साल बाद जारी किया था उसको, 256 ईसा पूर्व में। इसमें घोषणा करता है कलिंग देश में जितने आदमी मारे गए, कैद हुए, उसके 100वें या 1000वें हिस्से का नाश भी अब देवानापरी के लिए बड़े ही दुख का कारण होगा। इसलिए तो रोमिला थापर कहती है कि इनका जो धर्म है ना, वो बेसिकली धर्म नहीं है, धम्म नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पॉलिसी है अशोक का। इनका धम्म तभी जागा जब पूरे भारत को जीत लिया, उसके पहले नहीं जाग रहा था। जब सारा जीत लिया तो धम्म से बैठ गया, अब धर्म की बात करने लगे। जैसे बात वही है कि बहुत सारे पैसे चोरी चकारी करके कमा लो, अरबपति खरबपति बन जाओ, और सबको कहोगे पैसा क्या है जी, पैसा हाथ का मैल है, पैसा तो कुछ भी नहीं है, पैसा तो बस उड़ रहा है, बस पकड़ लो। ऐसे उपदेश देते हुए लोग मिल जाते हैं। गरीब आदमी से पूछे पैसा क्या है। अशोक को महान इसलिए बोला जाता है कि अशोक में डुअल एस्पेक्ट है। अशोक धर्म का भी बात कर रहा है ना, अशोक राज्य चक्रवर्ती सम्राट भी है, और अशोक ने एक नई प्रवृत्ति को पैदा किया, रिलीजन को सपोर्ट किया, आम जनमानस के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। ये किसी राजा ने नहीं किया, एट द लेवल ऑफ पब्लिक। इवन अकबर ने भी पब्लिक के लेवल पर नहीं किया, दीन इलाही वगैरह चलाया, वो कुछ ही लोगों तक सीमित था, उसके राज परिवार तक ही या अपने मंत्रियों तक ही। एट द लेवल ऑफ पब्लिक वो अप्रोच नहीं था, अशोक का पब्लिक के लेवल में था। और अशोक का प्रयास दिखता है 84,000 स्तूप बनवाना, सैकड़ों हजारों स्तंभ बनवाना, भारत के कोने कोने में उसको लगवाना, उस पर ऐसी बातें लिखना जो जनता को समझ में आए, बहुत गूढ़ बातें नहीं, अष्टांगिक मार्ग नहीं लिख के आया था, या प्रतीत समुत्पाद नहीं लिख रहा था वहां सिंपल बातें, जीव हत्या मत करो, झूठ ना बोलो, सही बोलो, मारो मत, हिंसा ना करो,
और इसीलिए अशोक के इन चिन्हों को भारत ने अडॉप्ट किया एज द नेशनल एम्बलम, क्योंकि भारत के अपने नीतियों से ये मेल खाता है। भारत की अपनी नीति क्या है? शौर्य और शांति दोनों का समन्वय। शांति नपुंसकों वाली शांति नहीं होनी चाहिए, शौर्य वाली शांति। क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उस मरियल को नहीं जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो। तो अशोक जब धर्म की बात करेगा तो ये बात में कोई दम होगा, क्योंकि इसके पास बाहुबल भी है। कोई दवा कुचला चूसा हुआ आम गरीब कृपण दीन दरिद्र धर्म की बात करेगा, कोई सुनेगा ही नहीं, कहेगा बाबा जी चुप रहने का कितना लोगे, कम बोला करो। समझ गया? इसलिए अशोक को महान बोला जाता है। अशोक के बाद आते हैं अगले कैरेक्टर दशरथ। ये अशोक के पौत्र थे। ये बहुत गुफा बनवाते थे। बिहार के नागार्जुनी पहाड़ियों को खोद खोद करके इन्होंने गुफा बनवा दी और आजीविकों को दान में दे दी। इन्होंने भी अपने पापा की तरह उपाधि ली थी देवाना प्रिय, देवताओं के प्रिय थे ये भी। बौद्ध धर्म से इनका कोई लेना देना खास नहीं था। इसके बाद आए संप्रति, कुणाल के बेटे हैं ये भी अशोक के पौत्र थे। इनका उल्लेख कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि कुणाल अंधे थे तो इसके सिंहासन पर ये बैठ गए। तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। और फिर और भी नॉन सिग्निफिकेंट सालिशुक, देवधर्मन, शतधन्वन, अंतिम में आए बृहद्रथ। इन्हीं के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। बाणभट्ट ने इनको कहा है कि ये प्रतिज्ञा दुर्बल था। प्रतिज्ञा दुर्बल यानी जो कहता था तुरंत उससे पलट जाता था, संकल्पहीन था। तो शुंग ने इसको मार डाला। लेकिन दिव्यावदान में भूलवश पुष्यमित्र शुंग को बताया गया है अंतिम मौर्य शासक। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया और एक नए राजवंश की स्थापना हुई। कौन से राजवंश की? शुंग। अभी प्रश्न बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में किसमें क्या सत्य है? इसका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ, मुद्रा राक्षस के अनुसार वह शूद्र था। नियार्कस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा तक्षशिला में हुई। इसमें क्या सत्य है? वन टू फोर। नियार्कस ने सेंट्रोकोट्स नहीं कहा, क्या कहा गया? क्या कहा है? कहाँ हुआ था जन्म जी? सेंट्रोकोक्टस। जन्म पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य पहले मगध आक्रमण में पराजित हुआ। प्रशिष्ट पुराण के अनुसार उसने प्रवर्तक से सहायता से मगध को जीता। पिपली वन के मौर्य थे तो जन्म थोड़ी ना पिपली वन में हो गया था। इनके खानदान वाले वहां जाके रहते थे, वहां से मतलब इनका उद्गम हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। उसने संलेखना पद्धति से अपना शरीर त्यागा।
सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य है? एपियानस के अनुसार चंद्रगुप्त ने हेलेना से शादी की। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त को 500 हाथी सेल्यूकस ने उपहार दिए। निर्याकस के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख की सेना थी। सेल्यूकस ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दहेज में दे दिए। क्या सत्य है? ऑप्शन गलत है ना? इस प्रश्न को त्याग दो। हुई थी। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य है? अशोक के मास्की और गुर्जरा लेख में उसका नाम अशोक मिलता है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माता ब्राह्मण थी। दीपवंश के अनुसार उसकी एक पत्नी विदिशा की थी। अशोक के अभिलेखों में केवल तिष्य का नाम पत्नी के तौर पर मिलता है। अब कुछ और बातें अशोक के संदर्भ में। महावंश भी कहता है कि अशोक अनेक देवी देवताओं का पूजन करता था और 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। कल्हड़ की राजतंगड़ी के अनुसार अशोक भगवान शिव का अनुयायी था। दीपवंश, महावंश, सामंत प्रसादिका, इन तीनों किताबों में लिखा है कि राज्याभिषेक के चौथे वर्ष, यानी कलिंग आक्रमण के पहले ही, कलिंग आक्रमण राज्याभिषेक के कौन से वर्ष हुआ था? 8वें वर्ष। लेकिन राज्याभिषेक के चौथे वर्ष सुसीम का बेटा, जिसको इन्होंने मार डाला था, न्यग्रोथ, जो कि 7 साल का था, इसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। न्यग्रोथ ने दी। तो ये बात तो ही गलत प्रतीत होती है कि बुद्ध धर्म इसलिए अपना लिया क्योंकि कलिंग में मार डाला था लोगों को। और इसके बाद मोगली पुत्र तिष्य ने इनको पूरी तरह से बौद्ध धर्म की दीक्षा दी बाद में। दिव्यावदान कहता है कि बाल पंडित समुद्र ने इनको दीक्षित किया। ये जो बाल पंडित समुद्र था, इनका एक और नाम मिलता है उपगुप्त। हिंसान भी यही बात कहता है, अशोकावदान भी यही बात कहता है, लेकिन तारानाथ फिर गड़बड़ मारता है। तारानाथ कहता है कि अशोक यहाँ पे तांत्रिक बौद्ध है और शक्ति देवी का उपासक है, यानी महाकाली का। कौन 4 ऑप्शन? 3 ही ऑप्शन तो हुआ। किस 4 ऑप्शन की बात कर रही हो? ये तिब्बत के बौद्ध भिक्षु नहीं, हमें लगता है इनको हिमालय के उस पार छोड़ के आया गया होगा। किसी ने कहा होगा कि ये लो पैसा, इसको छोड़ के आओ उधर, भारत में रहने लायक है नहीं। अशोक के धम्म पर भी डिबेट होता है। 12वें शिलालेख में अशोक कहता है कि उसका उद्देश्य है सार वृद्धि। सार वृद्धि का मतलब है सभी धर्मों का विकास। सेनाट कहते हैं कि अशोक के धर्म का उद्देश्य निर्वाण नहीं था,
स्वर्ग था, स्वर्ग प्राप्त करना। रोमिला थापर कहती हैं कि इनका धर्म इनकी निजी कल्पना है, जो व्यक्तिगत उद्देश्यों को ध्यान में रख करके इन्होंने बनाया। खैर, इन्होंने 14 अधिकारी नियुक्त किए धम्म महामात्र 14वें वर्ष। ये धर्म का प्रचार करते थे, और इसका उल्लेख कौन से शिलालेख में? धम्म महामात्रों का उल्लेख 5वें शिलालेख। कुछ और अधिकारियों को भी इन्होंने नियुक्त किया, जैसे युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक, ये नए नए अधिकारी थे, अभी तक ये मौर्य व्यवस्था में थे नहीं। जिन जिन अधिकारियों को धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने नियुक्त किया, इसकी लिस्ट दी हुई है महावंश में, और 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, ऐसी भी लिस्ट है। अशोक कुछ अपने अपने शिलालेखों में उद्घाटन भी करता है, जैसे पहले लघु शिलालेख 12वें वर्ष इसको जारी किया था अशोक ने 257 ईसा पूर्व में। इसमें कहता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद मैं 2.5 साल तक साधारण उपासक रहा, और धर्म प्रचार के लिए कोई भी मैंने मेहनत नहीं की। स्मिथ कहते हैं कि ये राज्य तो छोड़ा नहीं, तो ये सम्राट और भिक्षु दोनों था। सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री है इत्सिंग, ये लिखता है कि इसने अशोक की मूर्ति देखी है जो बौद्ध भिक्षु के रूप में थी। चीन में एक गुफा है तुनहयांग, इसकी दीवारों पर चित्र बने हुए हैं। इसमें अशोक को बुद्ध की मूर्ति और बौद्ध वृक्ष की शाखा को लंका भेजते हुए दिखाया गया। लब्बुल लुआब यह है कि अशोक कभी भी बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में शामिल नहीं हुआ, उपासक बौद्ध ही रहा वो। और उत्तर प्रदेश में एक जगह है अहरौरा, अहरौरा में मिला है लघु शिलालेख। इसमें लिखा हुआ है कि अशोक ने 256 रात स्तूप निर्माण में बिताई है, 256 रात। तो ये अशोक के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई ये सभी है, बाकी हम अगर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस सत्र पे ही विराम देते हैं। सभी को शुभरात्रि। सुबह स्पेशल क्लास है 7:30 बजे, सभी को ज्वाइन करना है, ठीक है।